हाँ जी मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर। और सर जी की हाल है, समवाज बार है। हमारा चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वार्म अप बैच 2025 और हमने अभी तक 2 एएस निपटा चुके थे। कौन कौन सा नाम बोलो ना मेरे लाल। AS1 और AS2। आज है हमारे पास एकदम नया एएस, फ्रेश, छोटा सा प्यारा सा एएस, AS4। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो ये एएस हमारी किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ऑफ कोर्स ये बैच हम फाउंडेशन और इंटर दोनों के लिए पढ़ा रहे हैं। चाहे फाउंडेशन का बच्चा रिजल्ट का वेट कर रहा हो या इंटर का बच्चा एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है। क्लियर है? ये बैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी। मैं इनमें 10 डेज 10 एएस अलग अलग करने वाला हूं और आपको ये एएस सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहा, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने क्लियर करूंगा। क्लियर है? तो ये आपको, अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपको बस जस्ट प्रैक्टिस और करनी है, दैट्स इट, काम खत्म। वो भी मैं करा दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आप फाउंडेशन के बच्चे हो, अभी आप इंटर का रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो सर आप होगे रिजल्ट में, आओगे एक ना एक दिन, हम होंगे कामयाब। और जिस दिन आप कामयाब होगे उस दिन आपको, जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुल फ्लैश क्लास में पढ़ोगे, तो आपको मेरी याद जरूर आएगी कि हाँ सर ने कुछ तो पढ़ाया था थोड़ा थोड़ा और अब उसकी चीजें गहराई में पहुंच रहे हो। क्लियर है? तो सर ये आपको कभी भी बेकार जाने वाली चीजें नहीं है। हम बिना देरी के साथ शुरू करेंगे आज का हमारा AS4। शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों। हाँ जी, तो शुरू करते हैं AS4। और हमारा AS4 का नाम है सर जी कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, हमारे किसी भी एएस का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलती से भी एग्जाम में गलत नाम कोड कर दिया तो आपके पूरे नंबर जाएंगे। तो हमें नाम बड़े अच्छे से करना, और नाम में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। इस नाम में दो चीजें, एक कंटिजेंसी है और एक इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है। अब मेन जो एएस का फोकस है वो इस वाले वर्ड पे, दैट इज इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, और उससे इसने रिलेटेड 3-4 बातें करी हुई हैं। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत बातें कंटिजेंसी पे हुई हैं। बाकी कंटिजेंसी की मेन बातें AS5 और AS29 में हुई हैं। पर यहां पर जो बात हुई है वो हुई है AS4 में बात। मेनली कंटिजेंसी, जैसे कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट लाइबिलिटी, ये सब AS29 में होता है। तो हम लोग ना जनरली क्या करते हैं, AS4 और AS29 को एक साथ पढ़ते हैं, ताकि यहां पर इवेंट अकरिंग का फोकस हो जाए और फिर कंटिजेंसी की मेन बातें कहां हो जाए, AS29 में। बट अभी करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारी मीनिंग में सबसे पहला वर्ड आता है कि ये इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट क्या है। ठीक है, मेरी बात सुनना, मैं आपको पहले समझाता हूं और फिर उसका रीड कराता हूं। देखो, अगर मैं बोलूं कि हमारा ईयर, मान लो कोई भी ईयर है, मेरा ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025, तो दिस इज माय ईयर बिगिनिंग। ये मेरे ईयर की क्या है मेरे बच्चे, बिगिनिंग है, और ये मेरे ईयर का क्या है, एंड। अब मैं कह रहा हूं कि सर इस ईयर की जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, आप जानते हो क्या मैं सेम 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुका हूं? नहीं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने में, उसको ऑडिट होने में, उसको अप्रूव होने में, उसको करने में टाइम लगता है। 31 मार्च को तो कंपनी में मक्खी भी नहीं मार रही होगी सर जी। 31 मार्च के बाद सीए साहब आप पहुंचोगे ऑडिट करने, उसके बाद ऑडिट कंप्लीट होगी, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होगी, फिर मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में इसका डिस्कशन होगा, और फिर जाके क्या होगी, आप सीए साहब साइन करोगे। क्लियर है? तो पॉइंट ये है कि ये काम होते में थोड़ा टाइम लगता है। मान लो मेरी कंपनी 2024-25 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे काम कर रही है और सीए ने, मेरी कंपनी के सीए ने, सर जी सीए ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनली अप्रूव करी है, साइन करी है। कब? मान लो 1 जुलाई 2025 को, 1 जुलाई 2025, दैट इज 1 जुलाई 2025 को यहां पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुई है, अप्रूव्ड हुई है। बोले तो अप्रूव्ड बोलो या साइंड बोलो बाय द सीए, कि भैया हो गई, यहां पे ऑडिट लग गई, स्टैंप लग गई, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज नहीं आएगा। तो दैट मींस इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब हुई है, इसकी। ऑफ कोर्स यहां तक की बात है, बट इस एएस में क्या बातें कर रहे हैं, क्या हम इस एएस में हमारा फोकस इस पर है? तो आंसर इज नो। हमारा फोकस ये कि 31 मार्च बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूविंग से पहले का जो टाइम पीरियड है, ये वाला, इस पीरियड में अगर कोई इवेंट हो गया है, इस पीरियड में अगर कोई इवेंट हो गया है, तो उस इवेंट का क्या मेरी बैलेंस शीट, मेरी इस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, इस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर 2024-25 बोले तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट आएगा, कोई प्रभाव आएगा, कोई अफेक्ट आएगा? इसको हम कुछ एडजस्ट करेंगे, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? तो भैया इसी पर पूरा एएस है। पहले एएस की बात क्लियर है। इवेंट कौन सा है? इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर दी कब, अप्रूवल।
तो अप्रूवल से पहले और बैलेंस शीट के बाद जो भी टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में मेरे बच्चे अगर कोई घटना घटी है तो उस घटना का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, ये बोलता है कौन? AS4। चलो जी अब शुरू करते हैं। तो AS4 में मीनिंग क्या है? कहता है एनी इवेंट, मेरे लाल मेरे पीले, एनी इवेंट चाहे वो हमारी कंपनी के लिए फेवरेबल हो, अच्छा हो, जिसको देख के हम नाचें, या अनफेवरेबल हो, जिसको देख के हमारी आंखों से आंसू आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, बस वो इवेंट हुआ कब है। मेरे बच्चे ध्यान रखने वाली बात है कि बैलेंस शीट डेट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूव होने से पहले तक, मतलब तक, तो आपका जो इवेंट कहलाएगा वो, जैसे मेरे केस में 31 मार्च और मैंने 15 जुलाई माना, तो इसके बीच में कोई इवेंट हुआ है तो इस इवेंट को बोलेंगे इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब मेरा एएस कहता है ये जो इवेंट हैं, इन इवेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो। एक को बोलते हैं मेरे बच्चे एडजस्टिंग इवेंट और एक को बोलते हैं हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मतलब नाम से ही फर्क आ रहा है कि सर जी इन इवेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, कुछ को एडजस्टिंग बोलेंगे, कुछ को नॉन एडजस्टिंग। नाम से ही क्लियर है। एडजस्टिंग मतलब उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होगी, मतलब एंट्री पास होगी, मतलब उसका ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है? चाहे भले ही बैलेंस शीट के बात हुआ हो, चाहे भले ही 31 मार्च के हो, पर उसका बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ले गुरु, बात समझ आ रही है? लेकिन नॉन एडजस्टिंग का मतलब ना जी ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस इवेंट का हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। इस इवेंट का कुछ भी एंट्री, कोई प्लस माइनस, कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो कहां होगा? सिर्फ डिस्क्लोजर दे देंगे, सिर्फ डिस्क्लोजर देके छोड़ देंगे, बाकी कुछ नहीं करा, अगर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। क्लियर है? नाउ सर मुद्दा ये समझ आ गया। सर बैलेंस शीट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले जो भी इवेंट है, उन इवेंट की हम बात कर रहे हैं। उन इवेंट को मेरे एएस ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट का ट्रीटमेंट करना है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट नहीं करना। पर सारा मुद्दा कहां फंस गया मेरे बच्चे कि कौन सा एडजस्टिंग इवेंट है और कौन सा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो अगर मैं भैया रट्टा वाली लैंग्वेज पढ़ूं, मतलब सर बुक की लैंग्वेज पढ़ूं, तो उसके हिसाब से वो कहता है एडजस्टिंग इवेंट आर दोज इवेंट जिसके होने की सिर्फ कंडीशन जो है वो बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट करता था। मतलब वो इवेंट 31 मार्च को एग्जिस्ट करता था, बस हमें अब जाके कंफर्म हुआ है या हमें अब जाके पता चला है। मतलब कोई भी ऐसी घटना जो 31 मार्च के बाद मुझे पता चली, पर इसका सर लेना देना, मतलब इसका इस ईयर में एग्जिस्टेंस था, मतलब ये हो चुका था इसी साल, ये हो चुका था इसी साल, बस मुझे बाद में पता चला। जैसे कि मान लो 1 जनवरी को मेरे बच्चे, मान लो 1 जनवरी 2024 को मेरी फैक्ट्री में चोरी हुई थी, मेरी फैक्ट्री में चोरी हुई थी और कैश चोरी हो गया था। लेकिन ये बात मुझे पता कब चली है? मान लो 1 मई को, कि अरे इस बंदे ने कैश निकाल लिया था, कुछ भी कैश निकाल लिया, मशीन निकाल ली, व्हाटएवर, मतलब चोरी कब हुई? इस साल। लेकिन मुझे उस साल पता ही नहीं चला। मुझे पता कब चला? साल खत्म होने के बाद। तो ये कौन सा इवेंट कहलाएगा? एडजस्टिंग। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन तो थी, बस कंफर्मेशन, एविडेंस मुझे कब मिले? बाद में। सर जी मुझे डाउट था कि यहां पर मेरा जो एक डेटर है वो पैसा डुबा देगा, मैंने बनाया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पर सर जी ये 31 मार्च तक मुझे डाउट चल रहा था, लेकिन मजे की बात है 1 अप्रैल को आके या 1 मई को आके कंफर्म हो गया भाई वो पैसा नहीं देगा। मतलब सर वो डेटर थे, वो मेरी बैलेंस शीट में डेटर थे, या तो मुझे उन पे डाउट हो गया तो मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाऊंगा, या कंफर्म हो गया डेप्ट कि भैया वो नहीं देगा तो मैं बैड डेप्ट का प्रोविजन बनाऊंगा। मतलब कहने का मतलब ये है, 1 मिनट बच्चे अभी नहीं सर जी, कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई डेटर जो एग्जिस्ट करता था मेरी बैलेंस शीट पे, मेरी एसेट में आ रहा था, बस अब वो 31 मार्च के बाद या तो देने से मना कर गया है, या मुझे अब पक्का डाउट हो गया कि भैया इससे पैसा नहीं आएगा, तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन या बैड डेप्ट का काम करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट है जहां पर इस साल कुछ हो गया है, जिसकी बात, मान लो कोर्ट में केस चल रहा था, 31 मार्च तक वो कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन तब तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कंफर्म होने से 3 दिन पहले 28 जून को मेरे डिसीजन आ गया और मैं वो केस हार गया। तो भाई साहब मुझे 31 मार्च को प्रोविजन फॉर क्लेम बुक करना पड़ेगा कि भाई कोर्ट में केस चल रहा था, तब नहीं था, बट अब कंफर्म हो गया कि मैं हार चुका हूं। मतलब कोई भी ऐसा मुद्दा जो मेरे ईयर में चल रहा था, बस उसका होना ना होना, मतलब होना कंफर्म कब हुआ है? 31 मार्च के बाद और अप्रूविंग डेट से पहले।
क्लियर? सर अप्रूविंग डेट के बाद हुआ होगा तो ऑफ कोर्स अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा, फिर मैं इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकता। लेकिन कोई ऐसा इवेंट है जिसका कोई लेना देना पिछले से नहीं था, जैसे कि सर जी मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। अब आग पहले से थोड़ी ना लगी होगी, आग तो उसी दिन लगी। अब भाई यहां आग लगी, सर मेरे इन्वेस्टमेंट या मेरी इन्वेंट्री की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई, तो क्या शुरू से गिर गई होगी क्या? नहीं, 31 मार्च तक तो ठीक थी, 31 मार्च तक तो ठीक थी, पर मई में एकदम से गिर गई। क्लियर है? जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार सोशल मीडिया में किसी ब्रांड के अगेंस्ट कोई न्यूज आ जाती है और वो उस न्यूज की वजह से वो ब्रांड एकदम गिर जाता है। क्लियर है? एकदम गिर जाता है। मान लो जैसे मैं कहूं इंडियाज गॉट टैलेंट की अभी न्यूज चल रही है। क्लियर है? तो पॉइंट इज कि सर वो ब्रांड था और वो ब्रांड एकदम से पॉपुलर था, लेकिन एक न्यूज नेगेटिव आई और उसकी वजह से वो ब्रांड गिर गया, तो उसका इवेंट पहले से थोड़ी ना हो रखा था, अब जिस दिन हुआ उसी दिन हुआ। क्लियर है? लेकिन बड़ा इवेंट है तो उसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरा एएस कहता है भाई वो नॉन एडजस्टिंग रहेगा, दिखाओ डिस्क्लोजर में, बट उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। खत्म सर जी। मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया कि सर कोई भी इवेंट है, अगर वो इवेंट की सिर्फ कंडीशन कंफर्म हुई है, बाकी वो एग्जिस्ट तो बैलेंस शीट पे करता था। ठीक है? अरे यार पागल, एग्जिस्ट करता था, तो उस केस में वो यहां नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैं कहता था कि ठीक है, जैसे यहां पे एग्जांपल मैंने दे दिया, इन सिंपल वर्ड अकरेंस ऑफ इवेंट ओनली बाय कंफर्मेशन है ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट पे वो एग्जिस्ट करता था। जैसे कि कंफर्मेशन ऑफ बैड डेप्ट है, लिटिगेशन सेटलमेंट है कि भैया कोई कोर्ट में केस चल रहा था वो सेटल हो गया, या फिर कोई फ्रॉड वगैरह जो बाद में पता चला है मुझे। ठीक है? आपको इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना है, एज अ प्रोविजन वगैरह आप ट्रीट करोगे और बाकी काम। नॉन एडजस्टिंग इवेंट है जो हमारी नई कंडीशन है, उसका बैलेंस शीट पे कुछ भी नहीं था, मतलब आग लग गई, एडिक्शन वैल्यू एसेट की गई, कोई भी एट्स एक्स्ट्रा, तो उसका हमें सिर्फ डिस्क्लोजर देना है नोट्स टू अकाउंट में, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। बट इस पॉइंट पे एक दिक्कत है, इस पॉइंट पे दिक्कत है, अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट ऐसा है जो मेरे गोइंग कंसर्न को क्या कर देगा, पेड देगा। मतलब यहां पे एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ऐसा है जिससे मेरा बिजनेस बंद हो सकता है, आग लगी, इतनी भयंकर आग लगी कि भाई साहब मुझे लग रहा है अब बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तो भले ही वो आग अभी लगी है लेकिन मुझे उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न पिट गई उस एजम्पशन पे बनाना पड़ेगा, बोले तो एनआरबी पे बनाना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी इवेंट ऐसा है जो भले ही मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा, नॉन एडजस्टिंग है, बट गोइंग कंसर्न को हिला दे रहा है, तो मुझे उसे ट्रीट करना पड़ेगा एज अ एडजस्टिंग इवेंट। क्लियर है? तो भले ही कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न को हिला रहा है तो उसे मैं एडजस्टिंग करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट इसमें, अगर कोई स्पेशल केस में डिविडेंड, अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ऑफ कोर्स आपको उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा, उसे कभी भी आप एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग नहीं मानोगे, क्योंकि उसकी कंडीशन भले ही चाहे पिछले साल का डिविडेंड है, इस साल डिक्लेयर हुआ, आप उसको कंटिंजेंट ही मानोगे। क्यों? क्योंकि वो अप्रूव कहां पे होगा, शेयर होल्डर मीटिंग में। डायरेक्टर नहीं डिसाइड करेंगे, डायरेक्टर तो सिर्फ उसे क्या करेंगे, प्रपोज, तो डायरेक्टर प्रपोज करेंगे और शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे, तो शेयर होल्डर करेंगे बाद में, तो उससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ठप्पा लग जाएगा। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे क्या शो करना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। हो सकता है शेयर होल्डर उसे अप्रूव कर दें, हो सकता है शेयर होल्डर अप्रूव ना करें, तो वो देना भी पड़ सकता है और नहीं भी। तो सर हमेशा याद रखना, डिविडेंड स्पेशल केस है, चाहे वो पहले डिसाइड हुआ बाद में डिसाइड हो, वो ऑलवेज क्या शो होगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी नोट्स टू अकाउंट में आएगा, फुटनोट में, बैलेंस शीट में। मतलब हमारे लिए कभी भी एडजस्टिंग इवेंट नहीं बनेगा। खत्म सर जी, एएस खत्म, बस इतना सा एएस। ठीक है? थैंक यू सो मच बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और हम इसी तरीके से टॉप 10 एएस करते रहेंगे। ठीक है? और बाकी आगे मैं कमेंट कर देना अगर आपको लगता है कोई और एएस, वैसे मैं करूंगा कौन सा, देखते कौन सा करेंगे। चलो जी, थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।